हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCQ असाइनमेंट 6। इसमें हम लोग प्रत्यास्थता के 17 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रत्यास्थता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप पॉलिटेक्निक में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी प्रत्यास्थता से क्वेश्चंस, मामूली क्वेश्चंस छोटे मोटे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ लें, समझ जाएं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? रबड़, स्टील, लकड़ी, पत्थर। तो यहाँ पर तो आप बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ तो रबड़ है। बहुत आसानी से आप उसको खींच देते हैं और तुरंत अपनी शेप में आ जाता है। लेकिन जब आप फिज़िक्स पढ़ते हैं तो कौन सा पदार्थ कितना प्रत्यास्थ है ये आप उसके प्रत्यास्थता गुणांक से डिसाइड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता गुणांक स्टील का है यहाँ पे। तो स्टील ही सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है, क्योंकि वो अपने आकार और आकृति में परिवर्तन का सबसे ज़्यादा विरोध करता है। जैसे कि अगर हुक का नियम देखें तो आप समान मोटाई का, समान ए का पदार्थ लें, छड़ लें, तो उसमें जो प्रतिबल F/A होगा, ए क्या है? उस छड़ की का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। ठीक है, ये छड़ है तो इस एरिया को बोलेंगे ए। क्या है? अगर यंग गुणांक लें, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लें, तो ये हो जाएगा यंग गुणांक, उन्हें अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा L/L। तो आपने समान क्षेत्रफल का अलग अलग मटेरियल का छड़ लिया, उसमें समान विकृति उत्पन्न की, तो जिसका यंग गुणांक ज़्यादा होगा उसमें प्रत्यानयन बल सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। क्योंकि प्रत्यानयन जो प्रतिबल है F/A, वो हुक के नियम के अनुसार जितना ज़्यादा y, ठीक है, जितना ज़्यादा यंग गुणांक है उतना ज़्यादा प्रतिबल उत्पन्न होगा। अगर विकृति सेम उत्पन्न करें तो जितना ज़्यादा यंग गुणांक उतना ज़्यादा प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो प्रतिबल में ए तो अलग अलग, मान लीजिए 3 पदार्थ हमने लिया, तीनों का ए तो सेम ही है, तो प्रतिबल कैसे ज़्यादा हो सकता है? जब प्रतिबल = F/A है तो तीनों के लिए ए तो सेम है, तो अगर प्रतिबल ज़्यादा है इसका मतलब प्रत्यानयन बल ज़्यादा है। तो जिस पदार्थ का y सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे ज़्यादा प्रत्यानयन बल डेवलप होगा, सबसे ज़्यादा वो अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध करेगा, वही सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 है, समान प्रतिबल के लिए छड़ की लंबाई दुगनी करने पर उसकी अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए विकृति कहते किसको? ये डेल्टा L/L जो आपको देखने में यहाँ पे 2 चीज़ें लग रही होंगी, उसको ही विकृति कहते हैं। ये डेल्टा L/L को ही अगर आप एप्सिलॉन लिखते हैं या कोई भी और नोटेशन यूज़ कर दे तो ये हो गई विकृति, जो कि प्रतिबल का समानुपाती है, और अगर आप y से गुना कर देते हैं तो प्रतिबल के बराबर है। राइट? तो विकृति बराबर क्या हो जाएगा? विकृति बराबर हो जाएगा प्रतिबल और बटे y, यंग गुणांक। तो प्रतिबल यहाँ पे बोला जा रहा है समान प्रतिबल, यानी प्रतिबल नहीं बदल रहा है तो प्रतिबल कांस्टेंट हो गया, और y तो कांस्टेंट होता ही है। अगर आप मटेरियल नहीं बदल रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा। राइट? तो y तो कांस्टेंट है ही, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो विकृति भी नहीं बदलेगी। यानी अगर आप प्रतिबल नहीं बदल रहे हैं और मटेरियल वही है तो विकृति किस पर निर्भर करती है? यही दोनों चीज़ पर निर्भर करती है, और ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो वो नहीं बदलेगी। तो लंबाई बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसा कि मैंने मॉड्यूल में बताया भी था कि लंबाई बदलने से विरूपण बदल जाएगा, लेकिन अगर विकृति का बात होता है, क्वेश्चन में विकृति की बात होती है, तो वो लंबाई के बदलने से नहीं बदलेगी। ओके? तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकृति का ऐसा ही मात्रक है। तो विकृति यहाँ पर देखिए डेल्टा L/L या डेल्टा V/V जो भी हो, किसी भी प्रकार की विकृति का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मीटर मीटर कैंसिल हो गया, या डेल्टा V/V आयतन विकृति रही तो आप आयतन विकृति = डेल्टा V/V, तो यहाँ पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल का क्या मात्रक होता है? तो प्रतिबल स्ट्रेस =
प्रत्यानयन बल F बटा क्षेत्रफल, तो F/A यानी कि मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। तो यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय प्रतिबल, आयतन विकृति और आयतन गुणांक में क्या संबंध होता है। तो देखिए हुक का नियम है प्रतिबल समानुपाती विकृति, यानी कि प्रतिबल बराबर एक समानुपाती नियतांक होगा k इंटू विकृति। तो देखिए प्रतिबल 3 तरह के होते हैं, विकृतियां भी 3 तरह की होती हैं। उसी प्रकार से ये जो समानुपाती नियतांक है जिसको प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं वो भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक यंग गुणांक, एक अपरूपण गुणांक और एक आयतन गुणांक। तो आयतन गुणांक को यहाँ B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो जलीय प्रतिबल होता है वो प्रेशर के बराबर होता है, मैंने मॉड्यूल में बता रखा है। और यहाँ पर कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक होगा? आयतन गुणांक, जिसको B से डिनोट करते हैं। और विकृति बराबर आयतन विकृति। जैसा कि मैंने बताया था कि आप जब प्रेशर को बढ़ाते हैं, बाहर से प्रेशर बढ़ता है तो आयतन घटता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो आप जज कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो ये माइनस साइन आप इधर से उधर भी ले जा सकते हैं। क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा V बाई V। माइनस साइन क्यों है? क्योंकि प्रेशर के बढ़ाने से आयतन वस्तु का घटता है, दाब बढ़ाने से आयतन घटता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्या है? आयतन विकृति है। ये क्या है? जलीय प्रतिबल है। और ये क्या है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, आयतन गुणांक। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 मीटर की छड़ को खींचकर उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाती है, उसमें उत्पन्न विकृति होगी। तो यहाँ जो विकृति उत्पन्न हो रही है उसका नाम है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन और बटे मूल लंबाई। लंबाई में परिवर्तन यहाँ कितना हो रहा है? 1 सेंटीमीटर, जिसको कि आप मीटर में बदलेंगे तो 0.01 मीटर हो जाएगा। और मूल लंबाई कितनी है? 5 है। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके? 0.002 आई थिंक। तो विकृति है 0.002। विकृति का कोई मात्रक तो होता नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि उपरोक्त छड़ में एक उत्पन्न प्रतिबल 500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो छड़ का यंग गुणांक क्या होगा? देखिए यंग गुणांक बराबर क्या होता है? यंग गुणांक बराबर होता है तनन प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल और बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो प्रतिबल क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और विकृति कितनी उत्पन्न हुई थी? 0.002। ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबल 500 है, विकृति 0.002 है। तो यंग गुणांक हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी रबड़ के घनाभाकार टुकड़े के पृष्ठ को 18 डिग्री कोण से विस्थापित किया जाता है, उत्पन्न अपरूपण विकृति का मान क्या होगा? तो अपरूपण विकृति इज इक्वल टू होता है tan थीटा। और अगर थीटा रेडियन में हो और बहुत छोटा हो, स्मॉल हो, तो वो थीटा के बराबर हो जाता है। tan थीटा छोटे थीटा के लिए, बहुत छोटे थीटा के लिए इज इक्वल टू लगभग इज इक्वल टू थीटा होता है। तो 18 डिग्री जो है इसको अगर आप रेडियन में बदलें तो क्या हो जाएगा? कितने से गुना करते हैं? पाई बाई 180 से गुना करते हैं। अब ये रेडियन में बदल गया, क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू 3.14 होता है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.314। छोटा ही है, काफ़ी छोटा है। तो ये tan थीटा का मान है। तो थीटा भी कितना होगा? वो 0.3 के ही आसपास होगा। तो ऑप्शन में 0.3 है, यानी कि वही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। प्रत्यास्थता इज इक्वल टू प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल बटा क्षेत्रफल यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल।
तो यहाँ पर सिर्फ पास्कल है जो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी पास्कल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 0.314 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 मीटर लंबे केबल से 200 टन का द्रव्यमान लटकाया जाता है, केबल में उत्पन्न तनन बल क्या है? तो देखने में बहुत जटिल लग रहा होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप एक तार से एक लोड लटकाते हैं तो तार में उत्पन्न तनन बल, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ प्रतिबल की बात नहीं की जा रही है, तनन बल है, तो तनन बल लोड के बराबर होता है। लोड मतलब भार, जितना लोड उतना ही तनन बल। तो यहाँ भार कितना है, द्रव्यमान गुने जी, mg। m कितना है, 200 टन है, उसको kg में बदल लीजिए तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ राइट। आई मीन पहले से 200 है, 200 × 10⁻³ kg। ये तो हो गया द्रव्यमान। भार कितना हो जाएगा, भार होगा mg, g का मान यहाँ 10 लेना है, तो इसको आप 10 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा 2000 और इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो 10⁻³ को आप क्या लिख सकते हैं, किलो। 10⁻³ को किलो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2000 किलो न्यूटन। ये मैंने इसलिए किया, ऑप्शन को देखते हुए किया, क्योंकि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था। एक ऑप्शन था 2000 किलो न्यूटन, यहाँ 2003 को किलो लिख दिया तो ये मैच कर गया। नो नेक्स्ट है हुक का नियम है। तो हुक का नियम है कि एक दिए गए सीमा तक वस्तु में या पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल विकृति का समानुपाती होता है। प्रतिबल समानुपाती विकृति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 मुख्य प्रत्यास्थता गुणांकों की संख्या है, तो 3 होते हैं ये। एक होता है यंग गुणांक, एक होता है अपरूपण गुणांक जिसे दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं, और एक होता है आयतन गुणांक। क्वेश्चन नंबर 13 है द्रव का दृढ़ता गुणांक होता है। देखिए किसी पदार्थ का दृढ़ता गुणांक G, कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। जितना ज़्यादा होगा वो अपनी आकृति में, शेप में परिवर्तन का उतना ही ज़्यादा विरोध करेगा। तो एक द्रव का अपना कोई शेप नहीं होता, वो अपने शेप में परिवर्तन का, आकृति में परिवर्तन का कोई विरोध नहीं करता। ग्लास में डालिए तो ग्लास के शेप का, कटोरी में डालिए तो कटोरी के शेप का, बॉटल में डाल दिए तो बॉटल के शेप का, तो वो अपनी शेप में चेंज का कोई विरोध नहीं करता, इसलिए उसका दृढ़ता गुणांक होता है 0 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। गैस का भी 0 होता है। नेक्स्ट इज यंग गुणांक और अपरूपण गुणांक में संबंध है। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो अपरूपण गुणांक है वो यंग गुणांक का लगभग 1/3 होता है, तो G = y/3। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन एक प्रत्यास्थालक यानी इलास्टोमर है? तो स्टील, लकड़ी, शीशा या रबर? तो रबर एक प्रत्यास्थालक है, इलास्टोमर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विकृति उत्पन्न करने के बाद भी अपने शेप में आ जाता है और हुक के नियम का कोई विशेष पालन नहीं करता है, राइट। तो ये एक इलास्टोमर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है ढलवां लोहे का प्रत्यास्थ आचरण क्या होता है? तो ढलवां लोहा जो होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है और ये तन्य नहीं होता है, भंगुर होता है, यानी कि इसका फ्रैक्चर पॉइंट यानी कि भंजन बिंदु और चरम तनन सामर्थ्य के बीच की दूरी बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी तार की अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या आधी कर देने से उसके द्वारा वहन किया जाने वाला अधिकतम भार हो जाएगा। देखिए एक तार से लोड हम लोग लटका रहे हैं, तो लोड है W, तो जितना लोड होता है उतना ही प्रत्यानयन बल भी डेवलप होता है। साम्यावस्था के लिए विरूपक बल, यहाँ पर जो लोड W है वही विरूपक बल है। लोड मतलब भार, जितना भार वस्तु पे लग रहा है वो भार ही विरूपक बल। तो जितना साम्यावस्था के लिए जितना विरूपक बल होता है प्रत्यानयन बल भी उतना ही होता है। तो यही प्रत्यानयन भी बल भी हो गया, W प्रत्यानयन बल भी हो गया, उसको A से भाग दे दें तो ये प्रतिबल हो जाएगा। W/A = प्रतिबल, और प्रतिबल = यंग गुणांक और गुणे विकृति। तो देखिए विकृति से मतलब नहीं, विकृति कितनी भी हो जाए, एक निश्चित प्रतिबल होता है, एक निश्चित प्रतिबल होता है जहाँ पर वस्तु आकर के टूट जाती है, उतना ही प्रतिबल वस्तु झेल सकती है। तो यहाँ पर जो भी प्रतिबल होगा
उससे एसोसिएटेड एक लोड होगा, राइट, उस लोड पे आके टूट जाएगा। अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो इस W का मान भी ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली W इज इक्वल टू क्या है, W इज इक्वल टू A उधर चला जाएगा तो A वाई डेल्टा L बाई। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। अगर आप त्रिज्या आधी कर देते हैं तो तार पतला हो जाएगा, और तार पतला हो जाएगा तो उसका जो लोड लेने का कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन कितना गुना कम होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो W है वही वस्तु का लोड है ना, तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल 5000 न्यूटन, उससे ज़्यादा ये लोड नहीं ले सकता है, राइट। तो ये जो है वो उस क्षेत्रफल का समानुपाती है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये लोड ले पाएगा। तो यहाँ आधी किसको कर रहे हैं, त्रिज्या को कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए त्रिज्या को आधी करने से क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, आधा का स्क्वायर कर दीजिए 1/4। त्रिज्या को आधी करने से उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4, और उसकी जो लोड की कैपेसिटी है वो क्षेत्रफल का समानुपाती है। क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो लोड भी वो ज़्यादा लेगा, और क्षेत्रफल को कम कीजिएगा, तार को पतला कीजिएगा तो लोड भी वो कम ले पाएगा, जल्दी टूट जाएगा। तो क्षेत्रफल को कितना कर रहे हैं, 4 गुना कम कर रहे हैं, चौथाई कर रहे हैं, तो लोड भी वो पहले से 4 गुना कम ले पाएगा, यानी चौथाई ही ले पाएगा। तो 70 है, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। So this was the end of MCQ assignment. Have a nice day.